आई थिंक वी शुड बी लाइव नाउ। और हम इस प्रोग्राम को अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो विषय हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो विषय है बिल्किस बानो के बारे में। बहुत अच्छी बात ये है कि आज हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि जब हम इस विषय पे और आगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि जो लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं उनका क्या सोचना है इस विषय में। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं। मतलब आज का जो पैनल है ये केवल एक क्षेत्र विषय या कुछ लोगों को जोड़कर नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर मैं देख सकती हूँ अपनी स्क्रीन पे तो आमगौत वेंकटेश पवार जी साउथ के स्टेट से हैं, पुणे से मिस्टर अय्यर हैं, यश देहरादून उत्तराखंड से हैं, रुष्टा जी दिल्ली से है, कोई जम्मू और कश्मीर से है, कोई झारखंड से है, और कोई नैनीताल से है। तो इस प्रकार से हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं आज। मैं शुरुआत करना चाहूंगी आज एक महिला की आवाज से, क्योंकि कल हमने देखा कि हमने बात करी और बहुत सारे जो हमारे पुरुष साथी थे वो हमारे साथ जुड़े थे कल। मैं रुष्टा जी, आप दिल्ली से हैं, आपसे जानना चाहूंगी। और हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस को यूज करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहां पे हिंदी का ज्यादा प्रचलन है, तो हम बैलेंस रखना चाहेंगे। मैं जानना चाहती हूँ आपसे रुष्टा जी कि आपके अंदर क्या भावना आई जब आपको पता चला कि 15 अगस्त 2022 को जिस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उस वक्त बिल्किस बानो के 11, मतलब आप ये सोचिए 11 लोग जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, उन लोगों को छोड़ दिया गया। और इसमें जो लीगल बातें आ रही हैं वो तो है ही एक अलग विषय, मगर जो दिल को कचोटती है वो ये कि महिला सम्मान के बारे में आज बात होती है। वी टॉक अबाउट द ऑनर ऑफ वुमेन, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, बट कोई रिस्पेक्ट कहीं नहीं दिखती। इसलिए नहीं दिखती मुझको क्योंकि जो ये 11 लोग छोड़े गए, इन लोगों को फूल मालाएं, इनको मिठाइयां खिलाई गई, इनका स्वागत किया गया। यहाँ तक कि एक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि अब वे बलात्कारी नहीं है। कैन यू इवन बिलीव इट? एक बलात्कारी जो बलात्कार करता है वो हमेशा बलात्कारी ही रहेगा। जिसको सजा ना भी मिले वो भी बलात्कारी अगर है तो बलात्कारी ही रहेगा। और ये सजा पाए हुए लोग थे। जिस जज ने इनको सजा दी उन्होंने भी इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि ये गलत प्रेसिडेंट है, क्योंकि बिल्किस बानो 19 वर्ष की एक बेटी थी। उसकी 3 साल की मासूम बच्ची का सर पटक कर उसके सामने मार डाला गया। उसकी मां के साथ उन्हीं लोगों ने बलात्कार किया। उसकी एक रिश्ते की बहन जिसने बच्चे को जन्म दिया था, उसी समय उसकी छोटी सी बच्ची को भी मारा गया और उसके साथ बलात्कार करके उसका गला काट दिया गया। गैंग रेप की शिकार बिल्किस बानो ने न केवल एक बच्चे को खोया, अपने परिवार के टोटल 14 लोगों को खोया। और फिर बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर 20 घरों को आज तक बदल कर वो दर दर की ठोकरें इस न्याय को पाने के बाद भी घूम रही थी, मगर एक तसल्ली थी कि न्याय मिला है। लेकिन आज क्या सचमुच में उसे न्याय मिला है? रुष्टा जी, आपको क्या लगता है ये 11 लोग छूट गए हैं? जी अनम्यूट कर लीजिए। Thank you, Sujata. जी The issue is far more complex than is being, what you're saying is true, but it's a very simplified version. The issue is far more complex. I'm a social science researcher. And let me tell you, the implications of this are going to be so deep
you will have an entire minority community, which is as it is, their faith in the judicial system, in state, in civil society is fast eroding. अब तो बिल्कुल जाएगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि हम इसको एक आम केस की तरह देख रहे हैं. जब हम कहते हैं कि निर्भया से कंपेयर कीजिए, जब हम कहते हैं कि ये किसी भी औरत के साथ हो सकता है, नहीं. जब हम रिलीज कर रहे हैं ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को जिन्होंने बाकायदा प्री प्लान जेनोसाइड के तहत पूरे परिवार को गायब कर दिया है, उनके साथ बलात्कार किया है, उनको कत्लेआम किया है. It's a pre-planned genocide. By releasing these people, and earlier by releasing and giving the same kind of remission to Maya Kodnani, we are saying genocide against Muslims is fine. Nirbhaya was an accident. This is not an accident. This is baqaida a pre-planned, targeted rape and genocide. 14 people in one family with only 3 survivors out of a total of 17. If you're killing 14, this is genocide. The sooner we recognize this, the better for us. If you're trying to make a dent, we'll need to understand, stop putting up false equivalences, stop whitewashing, and stop overlooking 2002 as the crime that it was. We need to understand that over the years that we had a judicial system which penalized. But over the years, we also managed to undermine the judicial system. The reason this case was taken from Gujarat to Maharashtra was because Gujarat was not a safe place. The credibility of the judicial system, the state government, the entire machinery had evaporated. Yes. And you take it to Maharashtra, you bring it back from Maharashtra only to release people. And now the justification given is, जिस थाने में हुआ है वहीं से तो रेमिशन मिलेगा. मगर यहाँ पे रुष्टा जी, जिस स्टेट ने सजा दी है, सरकार तो वहां की डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि मैटर सीबीआई का है. मतलब कॉमन सेंस इज नॉट वर्किंग हियर. आई मीन द लीगल एस्पेक्ट इज देयर. And this shows state impunity. And the state impunity is not just for a single rape. It is not for just the murder of a 3-year-old child. This is for an entire genocide which happened. An entire pogrom which we are saying did not happen. It's okay to kill Muslims. It's okay. Today it's okay to kill Muslims. Tomorrow it will be okay to kill Dalits. Day after tomorrow it will be okay to kill any other group of people. Rape and murder, perfectly fine. Right. Go ahead, do it. You feeling insecure, we'll put you in jail. If you're feeling unsafe, your fault. Pakistan jao. Right. It is very, very disturbing. It is very disturbing. And trust me, as a Muslim, it brings home the point. Tomorrow, if something happens to me, which is the institution which I will go to? I will not be able to go to any institution. I will not even be able to ask a home guard for help, because the level of जिसे कहते हैं ना, trust between Muslims and the society at large, the neighborhood you are living in, that's been snapped.
Right. That hope Right. that we had, okay, कहीं ना कहीं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जस्टिस मिलेगी, that's gone. मतलब आपको लगता है कि एक जो भरोसा है वो कहीं पे कम हुआ है। मैं एडवोकेट एंड्रू के पास जाना चाहूंगी। मुझे एक बात की और बड़ी खुशी है आज कि हमारे साथ आज हर समुदाय के लोग भी जुड़े हुए हैं। मतलब यही तो भारत है, कितना सुंदर भारत है। हमने उसे जो भी कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की सुंदरता इसी में है कि हर समुदाय के, हर धर्म के लोग यहाँ पर साथ मिलकर रहते हैं। ये एक बुरा वक्त जरूर है, लेकिन इसी से लड़ने के लिए आज हम सब इकट्ठे भी हो रहे हैं। एडवोकेट एंड्रू, आप झारखंड से हैं शायद। जी जी जी, जी मैम। आप इस हेलो, विषय पर जी थैंक यू। जी आ रही है आपकी आवाज। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ कि एक तरफ महिला सम्मान के बारे में लाल किले की प्राचीर से बताया जा रहा था, दूसरी तरफ याद आ रही थी वो बातें जो प्रधानमंत्री ने स्वयं महिलाओं के बारे में कही हैं। मगर वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पता चलता है कि 11 हत्यारे, बलात्कारी जेल से छोड़ दिए गए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं गुजरात में। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में चुनावों के जस्ट पहले आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को कैसे छोड़ा गया था बेल पे, और यहाँ तो सजा ही माफ कर दी गई है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रही हूँ कि ये भी हम जानते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से आज की भाजपा सरकार की अपनी पोजीशन है, वो कमजोर कहीं ना कहीं है, चाहे वो कितनी भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? पहले तो आप इस बारे में कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, क्या उसे न्याय मिला है, उसका लीगल एस्पेक्ट, और फिर उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो शायद मैं सबसे सटीक इंसान नहीं हूँ उस पर कमेंट करने के लिए, लेकिन लीगल एंगल जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमें ये देखना चाहिए कि क्या बिल्किस बानो और उनके साथी जो थे, उनका जो टीम था, क्या उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी ऐसे रेमिशन को की अगेंस्ट अपनी आवाज उठाने को। जहां तक हम बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की, हम हमेशा कहते हैं कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको भी एक मौका मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने का। तो जिस तरह से 15 साल हो चुके थे इनके कन्विक्शन के, इनके जेल जाने पे, 15 साल बाद अगर वो अपनी एक याचिका दर्ज करते हैं, तो क्या बिल्किस बानो और उनके लिए उनकी टीम को ये मौका नहीं मिलना चाहिए उस एप्लीकेशन को भी रिव्यू करने का? मेरे ख्याल से यहाँ पर हम एज सिविल सोसाइटी हम भी यहाँ पर चूकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये रेमिशन का एप्लीकेशन आया, हम में से किसी को भी, या फिर मैं कहूँगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो होगा वो भी एक कंटेस्टेड इशू रहेगा कि राजस्थान हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट में आप एक क्रिमिनल रिट फाइल करके इस ऐसे रेमिशन के अगेंस्ट उसकी ऑर्डर को क्वॉश करने की कोशिश करें। ये आपने अच्छी बात कही है, लेकिन मैं इस पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि सेक्शंस 432, 433 और 435 को जब आप पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना कि जिसका जो मतलब विक्टिम है, विक्टिम से कंसल्टेशन करना, ट्रायल कोर्ट से भी कंसल्टेशन किया प्रेसाइडिंग जाना। ऑफिसर, हाँ जी, जो यस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जिस जज ने, ऐसे ही नहीं कि कोई भी जज उस कोर्ट का, जिस जज ने वो ऑर्डर दिया है उनसे भी सलाह लेना। और 435 ये कहता है कि जो सीबीआई या कोई भी सेंट्रल एजेंसी किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है, तो ऐसे में उनकी अनुमति लेना भी जरूरी है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने आप को थोड़ा म्यूट पे रख लीजिए जब आप नहीं बोल रहे हैं। मैं एक चीज जरूर, म्हणून तो ब्रिज कसा बांधलाय बघ ना, आई कैन स्टिल हियर सम साउंड। काय पाणी ते बघ, हे बघ, हे बघ। जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सेक्शन 435 के हिसाब से प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछना, तो मुझे
जो अभी तक जो समझ में आया है वो ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अगर ओपिनियन लेने की बात कही गई है तो क्या उन्होंने ये ओपिनियन दिया होगा जब पब्लिक में ये बात आ गई है कि वो इस मतलब रेमिशन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो यानी कि उनका ओपिनियन तो अगर लिया भी गया होगा तो वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेंट्रल एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन है उसमें सजा हुई है तो जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र का, उनको ये बोलना था कि भैया आप इनको छोड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये केवल, कई लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि जो कानून होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, राइट, हमें हमें भी पता है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, जो उस समय की 92 की पॉलिसी है उसके हिसाब से ही होना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मगर 2013 या 14 में उस कानून को ही खत्म कर दिया गया था, तो अगर उस कानून को उस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था, तो अगर तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया है तो सोची समझी साजिश है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो सोची समझी साजिश है और ये केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की मिली भगत है, इसमें कॉम्प्लिसिटी है, जो हमारा केंद्र है उसका, उस विषय पर क्या कोई अपनी बात को रखना चाहेगा? मैं हरिंदर जी से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र की कॉम्प्लिसिटी है इसमें, हरिंदर जी, और क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आप अपने या म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट। जी हरिंदर जी। हेलो एवरीबॉडी। बिल्कुल ये तो है ही। जो ये, मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग बीजेपी या इनकी सरकारें कहने की जगह ये सिर्फ RSS ही है विच इज कंट्रोलिंग द एटमॉस्फेयर इन द कंट्री। तो उस वजह से जो भी हुआ है ये हो ही नहीं सकता कि होम मिनिस्टर को पता नहीं होगा। रादर मैं तो कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर ने कहा होगा कि ऐसा करो, तभी ये हो सकता है। क्योंकि ये तो इतना ब्रेजन है, इतना वो बेशर्मी भरा काम है कि सब लोग जानते होंगे कि इसका क्या असर होगा। और ये जो RSS वाले हैं ये तो चाहते ही होंगे कि ऐसा हो, बिकॉज दे वांट टू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री। ये उनका ऐसा लग रहा है जैसे वो जान के हमारे देश को खराब कर रहे हैं। मुसलमानों के अगेंस्ट तो है ही है, इसके अलावा भी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो भी दूसरे लोग हैं, उन सबको ये खराब ही करने की, आज नहीं तो कल करने की कोशिश ही करेंगे। तो ये तो देश जितना जल्दी से जल्दी समझ जाए तो वो बहुत ठीक है। और सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बन सका, क्योंकि ये लोग से 20 ईयर्स से इस काम के पीछे पड़े हुए हैं। और इनके जो एक या दो फॉलोअर्स वाला बंदा भी अगर कुछ ट्वीट करता है तो उसके लाइक्स थाउजेंड्स में इमीडिएटली हो जाते हैं, विद इन से मिनट्स में थाउजेंड्स लाइक्स हो जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं। तो हमारे क्या है कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरे कुछ से 100 फ्रेंड्स हैं तो वो 100 तक ही लिमिटेड रह जाता है। जी तो इसका बिल्कुल। कोई या तो जी आप जो बात कह रहे हैं ना उसमें मैं आपको ये बताऊं कि जब से मतलब ये पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ कि फेसबुक मुझे बार बार मैसेज भेज रहा है कि पेज को अनपब्लिश कर देंगे, ये वाला पोस्ट गलत हुआ। जब कोई पोस्ट ही नहीं हो रही तब भी वो बता रहे हैं कि पोस्ट किया है। तो जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि सारा का सारा सिस्टम इन्होंने अपने कंट्रोल में करके उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, राहिल जी जो हैं उन्होंने हाथ उठाया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कैमरे को भी ऑन करें और अपनी बात को रखें और अनम्यूट करके। जी राहिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और अनम्यूट कर लीजिए। मेरा एक सवाल है इसके बाद का जो आप सबके लिए मैं छोड़ रही हूँ कि 11 लोग, क्या उनका जो व्यवहार है वो एक साथ अच्छा हो गया? मतलब सबके 11 के 11 जो हैं एक साथ पता चला कि उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये बड़े संस्कारी हो गए हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है? इस पर सोचिएगा और इस पर भी बात रखिएगा। जी राहिल जी। नमस्ते एवरीबॉडी, और थैंक यू। आपने रूम चलाया है सुजाता मैम सर को भी सुना, उनके पहले रुशिदा मैम को भी सुना, अभिनव सर को। तो अभी तो मुझे रिपीट नहीं करना है जो भी हम सब देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में क्या हो रहा है हिंदुस्तान में।
जहाँ 15 अगस्त को क्या स्पीच दिए प्रधानमंत्री जी ने और 16 अगस्त को उसका रिजल्ट आया। तो आई डोंट बिलीव इन जस्ट बीइंग, किसने अनम्यूट किया है? हेलो, किसने जी अनम्यूट जी किया आप है? बोलिए, आप बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था, क्या रिपीट करने क्या हो रहा है? और ये होता है ही ना, ये पिछले 7-8 से हमसे हो रहा है ना। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग टोटली वेरी वेरी बिग, बट हमने पास्ट में भी देखा, जो लोग ने मर्डर्स किए, मॉब लिंचिंग किए, रेप किए, कुछ मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, बीजेपी के, वो लोग किसी ने गाड़ी चढ़ा दी फार्मर्स के ऊपर। So they are doing all kinds of heinous crimes and all, and nobody is holding them accountable. And now what they've done on 16th August is, I mean, unimaginable. मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो बट हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा, मेरे ख्याल से हमको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, वी एज सिविल सोसाइटी जो भारत के लिए केयर करते हैं, हिंदुस्तान। अभी मैडम कह रहे थे बड़े प्राइड से, फकर से, क्या ये हिंदुस्तान है? बट सॉरी मैडम, मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ इंडिया। मुझे कोई फकर नहीं है आजकल हिंदुस्तानी होने पे। और आप लोग खुश हो सकते बोल के कि हम हिंदुस्तान है, बट मुझे तो हिंदुस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज मेरे आस पास आजू बाजू पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ मैं, 20-22 साल के लड़के लड़कियां को देखता हूँ जो अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं। वो लोग भी ये सबको सपोर्ट कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। तो पता नहीं आप लोग को कहाँ हिंदुस्तान दिख रहा है, बट मुझे तो आई एम वेरी पेसिमिस्टिक, आई एम सॉरी। तो हिंदुस्तान कहीं खो गया है, खो नहीं रहा है, खो गया है। हिंदुस्तान खो चुका है कम्प्लीटली, जो इंडिया का कल्चर है, फैब्रिक है। और आई डोंट नो हाउ एंड इफ एट ऑल हम कभी ला भी पाएंगे पुराने हिंदुस्तान की या नहीं। ऊपर वाले से बिल्कुल दुआ ला कर सकते हैं। पाएंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? लड़ेंगे, मर जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि याद करके देखिए, जब नेहरू जी को गाली इतनी पड़ती है और उससे नेहरू जी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिस वक्त मोतीलाल जी जीवित थे, क्या उन्होंने सोचा था कि आजादी मिलेगी? नहीं सोचा। उनकी जान जा चुकी थी जब तक आजादी मिली। नेहरू जी ने क्या सोचा था कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसमें वो आजादी पूरी तरह से मिल ही जाएगी? आप सोच के देखिए, जब 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन हम रिपब्लिक तब तक नहीं बने थे। 26 जनवरी 1950 तक हम रिपब्लिक नहीं थे। तो तब भी तो यही लगा होगा कि क्या इसके बीच में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। कितने संशय आते हैं, मगर लड़ते तो रहना पड़ेगा। और हम लोग सभी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो हम वापस अपने हिंदुस्तान को पाकर रहेंगे। इसलिए आपको भी मैं भरोसा दिलवाना चाहती हूँ कि हम इसीलिए लड़ रहे हैं, इसीलिए साथ आए हैं। मायूसी है, कई बारी बहुत बहुत ज्यादा मायूसी होती है, मगर जीत हमारी होगी। जो नकारात्मक होता है वो हमेशा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो जीत सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कभी जीत ही नहीं सकता। ऐसा तो नेचर के खिलाफ हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लतीफुद्दीन जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? उससे पहले रायल जी, आप कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ? आप म्यूट हो गए हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं मुंबई से हूँ। कैन आई फिनिश अच्छा, व्हाट आई वाज स्पीकिंग? यस प्लीज डू। मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही है, बोलिए। जी, तो नहीं, इट्स गुड, यू आर होपफुल, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, आपके हौसले बुलंद है। बट अच्छी बात है, हौसले बुलंद रखिए, बट जो सच्चाई है उससे मत भागिए मैम। और बाकी सबसे भी कह रहा हूँ, मुझे दो हिंदुस्तान दिख रहे हैं इस वक्त। जो 25% है, जिसे हम पॉपुलर लैंग्वेज में अनबक कहते हैं, अनबक्स। तो वो पढ़े लिखे भी है, वो डॉक्टर्स भी है, वो इंजीनियर्स है भी है, वो 21-22 साल की लड़कियां भी है कॉलेज में, और 20-18 साल के लड़के भी है। ओके। और जो बाकी 75% है, जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तो ये एक बिल्किस बानो है। और अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, गॉड ना करे कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक हम सब 75% या जो हम 70% है वो यूनाइट नहीं होंगे। आप प्लीज समझिए, बिल्किस बानो जी, गॉड ब्लेस हर, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मतलब एवरीथिंग इज इन देयर हैंड्स, द मीडिया doesn't find anything wrong in this, the judiciary, the politics, nothing, everything is in their control, जैसा किसी ने बताया अभी। So I don't see any hope, they getting away with whatever they want.
लेकिन गलती हम 70% की है जो यूनाइट नहीं हो रहे हैं। जो आई मीन 70% और 30% में बहुत फर्क है। आज भी अभी सर बोल रहे थे, हमारे सिंह साहब यहाँ पे थे, कांग्रेस ये नहीं कर रही, कांग्रेस वो नहीं कर रही, कुछ कहा उन्होंने, एंड आई फील वेरी सैड टू हियर दैट। प्लीज लेट मी कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन। अगर कोई लड़ रहा है इस देश में तो वो है राहुल गांधी और कांग्रेस, एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट यंग मैन फाइटिंग लाइक दिस। अगर इसके बाद भी हम बोलने वाले क्या कांग्रेस नहीं कुछ कर रही है, इट्स वेरी सैड। आपके सवाल होना चाहिए बीजेपी के लिए अबाउट द गोदी मीडिया, अबाउट द राहुल कंवल, अबाउट द राजीव सरदेसाई एंड द शेखर गुप्ता, आपके बरखा दत्त, आपके सवाल उस तरफ होना चाहिए, ना कि कांग्रेस की तरफ। तो जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे क्या कांग्रेस खराब है, कांग्रेस वीक है, राहुल गांधी पुअर है, ये है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द रफ टाइम्स वी आर गोइंग टू फेस अहेड, एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर कंट्री। जब तक आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे, आप यू टेक माय वर्ड, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगले 10-15 साल तक यही चलने वाला है। तो अभी भी मेरा हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, निमंती है, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी, प्लीड कर रहा हूं, अभी इस वक्त हाथ हमको यूनाइट होने का है। और अगर कोई पार्टी यूनाइट कर सकती है, कोई आदमी लड़ रहा है, तो वो है राहुल गांधी। एंड द ओनली वे दिस हीनस थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, जो नाइंसाफी हो रही है, खुलेआम नाइंसाफी हो रही है, वो रुक सकती है तो सिर्फ अगर पॉलिटिकल चेंज हो, इफ देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट और अ चेंज इन प्राइम मिनिस्टर। जब तक वो लेवल पे चेंज नहीं होगा, nothing is going to change, and you need to understand that, my friends. तो प्लीज कम टुगेदर, गेट यूनाइटेड विद कांग्रेस। बाद में कांग्रेस को आने तो हम उनको भी क्वेश्चन करेंगे, एटलीस्ट वो हमको रोकेंगे तो नहीं। तो ये बोल के मैं खत्म करता हूँ, बट प्लीज गेट यूनाइटेड एंड स्टॉप क्वेश्चनिंग द रॉन्ग पीपल एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग द राइट पीपल। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, विच इज राहुल गांधी एंड कांग्रेस, प्लीज यूज योर कॉमन सेंस एंड सपोर्ट देम। दैट इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू सेव फ्यूचर बिल्किस बानो। नहीं तो बिल्किस बानो मैडम जैसे आगे 10,000 भी होने वाली है, अगर हम ऐसा ही चलते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस इंडिया। थैंक यू सो मच। आपकी बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन हाँ, गोदी मीडिया कई बार दिखाता नहीं है, और कई बार क्या दिखाता ही नहीं है। तो सवाल लाजमी है कि कांग्रेस पार्टी से लोग पूछने लगते हैं, कांग्रेस पार्टी का के लिए आपका प्यार भी दिख रहा है, और ये भी है कि लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। दैट फ्रस्ट्रेशन इज देयर, दैट बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, अगर सरकार दूसरी होती तो शायद ऐसा ना होता। यही शायद राहिल जी के मन में हो रहा है। जी लतीफुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? कहाँ से हैं? हाँ जी, कहाँ से हैं आप? अभी फिलहाल बैंगलोर से हूँ। जी। तो मैं अभी कहना चाहूंगा थोड़ा सा, ये केस का जो बैकग्राउंड है, ये सिर्फ एक बिल्किस बानो या एक मुस्लिम वुमेन औरत का नहीं है। ये 50% जो पॉपुलेशन है भारत का, उनका फ्यूचर का है। ये हमने जो इतनी लड़ाई की जाके, उसके बाद निर्भया कांड के बाद जो इतना केस हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, रेप विक्टिम को सजा देने के लिए हमने इतना मेहनत किया था, हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इतना सब कुछ किया गया था। उसके बाद एक इंडिपेंडेंस डे जैसा एक ओकेशन में अगर एक हार्ड कोर क्रिमिनल्स जो लोग, और दिस इज नॉट जस्ट गैंग रेप, ये सिर्फ एक रेप नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी रेप केस नहीं है, ये एक गैंग रेप है। ये 3 साल की छोटी बच्ची जो आज जिंदा होती तो आज 23 साल की होती, और एक प्रेग्नेंट वुमन का रेप किया गया है, उनके फैमिली को पूरा सैबोटेज मारा गया है, 7-8 मेंबर्स को मारा गया है। और सिर्फ यही नहीं, पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, जो गुजरात गवर्नमेंट, जो केस भी नहीं रजिस्टर किया गया था, जो फाइट स्टार्टिंग में हुआ ही नहीं था, केस रजिस्टर किया नहीं था, जाके बाद में ये केस को ट्रांसफर किया गया सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, द स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द जेनोसाइड। तो केस ट्रांसफर होने के बाद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ऑर्डर आने के बाद, फिर जाके ये सब पनिशमेंट हुआ है। इतना लड़ाई करने के बाद अगर इन लोगों को, ये हार्ड कोर क्रिमिनल जिसको इनिशियली इनको फांसी होना चाहिए था, ये कोई छोटे, ये कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है जो मेरा किसी का दुश्मनी हुआ है, मैंने उसको मार दिया है, तो मैं कोई अच्छा कैरेक्टर था मेरा तो 10 साल के लिए मैं जेल गया, इसको मेरा माफ हो गया। और ये कोई कमांडर नानावती जैसे लोग भी नहीं है, बिकॉज वो आर फ्रॉम आर्म फोर्स, और या कोई साइंटिस्ट नहीं है ये लोग, कोई सोशल वर्कर्स नहीं थे ये लोग, दे आर हार्डकोर क्रिमिनल जो एक छोटी बच्ची को मारा, सब मिलके गैंग रेप किया गया है, राइटर्स है। इन जैसे लोगों के लिए अगर रेमिशन हो जाए, तब कल फ्यूचर क्या होगा इस देश का, जो कोई भी छोटी बच्ची, कोई भी औरत सेफ नहीं होगा, क्योंकि हर ये रेपिस्ट लोग सोचेंगे हमें भी मिल सकता है, अगर हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हमें भी ऐसी रेमिशन मिल सकता है, हमें फांसी नहीं होगी, हमें सजा नहीं होगी। तो ये जो मेंटालिटी है, इस चीज की अगर हम अभी से विरोध नहीं करेंगे,
तो फ्यूचर मुझे बहुत डार्क लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, कल सेफ रहेंगे। और ये लोग जो शो करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट बीजेपी, जो ठीक है, गवर्नमेंट एक दिन बदलेगी, लेकिन ये जो मेंटालिटी चेंज करना बहुत जरूरी है। जो रेपिस्ट जैसे लोगों को, हार्डकोर गैंग रेपिस्ट, मर्डरर्स लोगों को ये रेमिशन के अंडर में नहीं आना चाहिए। रेमिशन होना चाहिए जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन्स है, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज दे हैव डन सम क्राइम, ठीक है, उनके लिए ये सब रेमिशन। जैसे जो लोग को फांसी होना चाहिए, उनको फांसी मिला नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट रेमिशन दे गॉट इन देयर लाइफ। उसके बाद भी अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो आज क्या सेफ्टी है वुमेन की, जो गर्ल्स है उनकी क्या सेफ्टी है गुजरात में, जहाँ ये लोग रहते हैं आसपास में ये लोग। और ये लोग कभी सुधरने वाले लोग नहीं है, इनकी मेंटेलिटी वैसी ही है। ये लोग ठीक है, एनिमल भी अच्छे होंगे, ये लोग एनिमल से गए गुजरे लोग हैं, ये लोग कभी सुधरने वाले लोग नहीं है। अगर इनको अभी ये गवर्नमेंट सपोर्ट में आ जाए गवर्नमेंट, तो ये लगेगा हम तो बच जाएंगे, कल तो हमें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट ही है गुजरात में। और ये टोटली एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस मोटिवेशन है। इलेक्शन से पहले कुछ ही महीने बाकी है गुजरात के इलेक्शंस के लिए, तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकली वेरी मच इन्फ्लुएंशियल है। और इनको बनाया गया है इसको एज अ पॉलिटिकल मोटिव, ताकि जो इनके कैडर है इनको एक बूस्ट दिया जाए बीजेपी आरएसएस के, देखो भाई कुछ भी होता है हम तुम्हें बचा लेंगे, ये एक मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं, अगर वो सब यूनाइट नहीं होंगे, कल हमारे घर के बच्चे सेफ नहीं रहेंगे। कल फ्यूचर क्या होगा लड़कियों का, जो छोटे बच्चे लोग हैं, जो टीनेजर्स है, उनका सेफ्टी क्या होगा कल। तो ये हमें फाइट करना है। अगर स्ट्रीट में आना पड़े, सोशल मीडिया में या पार्लियामेंट में सवाल उठाना पड़े, ये चीज को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस चीज को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस पर हमारे को मुखर होकर बोलने की जरूरत है। और आज जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग करीबन 20 लोग हैं, 19-20, तो हम सबके अंदर एक ही भावना है कि इन लोगों को वापस जेल भेजा जाए। यही है शायद। मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस बात से सहमत है कि इन सबको वापस जेल भेजना चाहिए, ये रिमिशन जो है कैंसिल होना चाहिए? मेरे ख्याल से सभी सहमत है। जी, प्रोफेसर महेश्वर सतपथी जी हैं हमारे साथ। आप कहाँ से जुड़े हैं प्रोफेसर साहब? हेलो, नमस्कार। मैं नमस्कार। भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी, बोलिए प्रोफेसर साहब, आपको क्या क्या लग रहा है आज? जो मतलब क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस वजह से लग रहा है, या आपको कुछ और भी लग रहा है? और क्या आपके मन में भावना आ रही है? क्या सरकार को कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो भी हुआ है वो दैट इज बोथ इलीगल एज वेल एज इमोरल एंड अनएथिकल, एंड देयरफॉर देयर इज नो एक्सक्यूज एंड देयर इज नथिंग व्हिच जस्टिफाइज इट। चाहे कोई कुछ भी बोले, जो भी हुआ है, जो भी डिसीजन हुआ है फॉर रिमिशन इज completely unethical and also illegal. It is not just unethical. So जो वो किए हैं वो गलत है, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन कोई भी दे रहा है अगर, तो उनको देना नहीं चाहिए। और वो कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकली कर रहे हैं। We all know that. We know what is happening in today's India. We are having a fascist rule. तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, I have only one humble submission that I'm not just seeing it as a basically women's problem, or I'm not seeing it as only, like a rape victim being not given justice or not rendered justice. What I'm seeing is basically I'm seeing a complete failure of law and order in India. There is no rule of law in India anymore. And this is my humble submission as well as my most honest opinion about the law and legal system in India. And I will hold the judiciary into account for this. I will not cut them slack. I will not say that they are very innocent and they are all under kind of influence of government and they are all innocent, nice people. No, I will actually hold the Supreme Court of India into account, and I will actually blame them for this, that they haven't since the beginning they haven't taken into account. And since the remission also, it's been like almost 5 days since the remission, they have not taken suo motu cognizance of this offense. This is an offense. This is a legal offense. That to remit those people, to like leave them scot free, is an offense. Is something which needs to be meted with a hard and iron fist only. I do not see
any reason and any excuse for the Supreme Court and the honorable. I don't want to use the word honorable because I see the Supreme Court Chief Justice as so dishonorable that actually he is allowing all these things to happen under his nose. So I will say, if this event is being live streamed, I want to go on record to say that the Chief Justice of India, if he has any same left, he will take so much cognizance of this. And I am Professor Maheshwar Satpathy. You can Google me who I am, and I don't fear any judiciary. If they want to actually file any case against me, they are free to do that. But I will actually shame them openly and publicly, and I'll say if they have any same left, they will actually take some action against the state government as well as the judge which actually passed that order, and we'll take back the remission immediately without any delay, not even a single day delay. And if anybody feels offended by it, so be it. I don't care, and all I care for is the rule of law. And there is no one, including the Prime Minister, including the President of India, including everyone. We just got a President of India from our state, and I know that what is happening right now, what kind of power nexus happening. So all I can say is nobody is above law, and nobody should take law for granted. And if the Supreme Court and the Chief Justice cannot ensure it, then they should actually humbly resign, because they are just doing harm to India. They're harming all of us, 135 crore Indians. That's all I have to say. And I agree with all the points raised by everyone, but I agree with Rahil ji, who pointed out about that let's put the onus on the right people. Right people mean those people who are in the government right now, those people who need to be questioned, who need to be summoned, who need to be asked questions by the citizens of India, because they are accountable to us by law. It's not, they will not do any mercy to us. कोई दया नहीं करेंगे. हम अगर उनको क्वेश्चन पूछते हैं तो हम पे दया नहीं करेंगे. हमारा क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, और हम क्वेश्चन पूछेंगे, चैलेंज भी करेंगे, लीगली भी चैलेंज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली भी चैलेंज करेंगे, और उनको हमें जवाब देना पड़ेगा, और हमें सोल्यूशन देना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा. ये उनका दायित्व है, जिनके लिए हमारे टैक्स से उनको सैलरी मिलती है. वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, हमारे टैक्स से, मेरे टैक्स से. मैं एक इंसान हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे सैलरी से जो टैक्स करता है, मेरे जीएसटी से जो टैक्स करता है, उसी पैसे से वो खा पी रहे हैं. So they have a duty to us, and they have to fulfill all those duties. If they think they are doing any mercy on any citizen of India, then they are in mayhem and they are in the wrong. So they have to correct themselves. That's all I have to say. Please unite. Please see the force, and please be united, because the dark hours are operating. So we cannot afford to actually remain fragmented and dispersed. We have to remain united, and we have to put the right leadership at the front. And Rahul Gandhi is someone who I see a lot of hope in, and Rahul Gandhi is an inspiration to me, and I have a lot of appreciation and a lot of respect for him and for the Gandhi family and Congress, and I see him as the hope for India. So please unite, please spread the message. Please spread the message of love and unity among all of us. Do not blame Congress, because Congress has been trying to do whatever they are capable of doing. And they have been, I think, in my opinion, because I have been an insider, I have been seeing how things are operating at Congress level. So I know how Congress operates. So all I can say humbly and honestly is that Congress has been trying its best. So please support. If you cannot support, please do not demoralize by blaming and saying that Congress is not doing anything. Just because media is not showing Congress, it doesn't mean that Congress is not doing. In fact, Congress is the only party which is on the streets every single day. And this is something which I know, because I watch at least 100 videos on YouTube and Facebook every single day, apart from doing my work. And you can Google me. I am a globally well-known researcher and professor. So please don't blame unknowingly out of your ignorance. Please support and give your contribution, and then you will have a right, well-earned, that you can actually question Congress when it comes to power. That's all from my side. Thank you so much for giving me an opportunity. Thank Namaste. you so much. And what you have said has so much of feeling, so much of emotion, and so much of truth in it. आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, आपकी बातों से सच्चाई झलक रही है, आपकी बातों से भारतीयता भी झलक रही है. इसके लिए मैं आपको ना केवल धन्यवाद देती हूँ, आपको सैल्यूट भी करना चाहती हूँ प्रोफेसर सतपथी, कि आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, that the judges must be held accountable. They are sitting and they have not done a thing for the last 5 days
people are, boiling within. They are seeing this travesty of justice. They are seeing this miscarriage of justice. They are seeing pictures of Bilkis Bano. They are seeing, they're reading her statement, and they are seeing those other people being garlanded and, uh, you know, hailed, if I might say so. And there is nothing happening from the judiciary, which is so very important. And I really appreciate what you have said. I think कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं. मैं आप पे थोड़ी देर बाद आना चाहूंगी. एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड नाम से आपका वो दिख रहा है, लेकिन आपका कैमरा ऑन नहीं है. प्लीज कर लीजिए. मैं जाना चाहूंगी, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं मैं उनके पास जाना चाहूंगी. जो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो उनसे भी बातचीत हो सकेगी. मैं मिस्टर अय्यर, would you like to say something? Because I know we've heard you yesterday also, but after listening to everybody today, what do you feel? Please unmute yourself. Please unmute yourself. Sorry. Okay. Can you hear me? Yes, please. Okay. Now, first of all, thank you for the opportunity given. And 2 or 3 things which have been said, one by Rushta ji, which is very, very correct. There is a crisis for the minority, which we as the majority community or the majority of India owe an explanation and also show it in action. We cannot allow the minorities to go slip out thinking that there is nobody to support them and they have to look only to God above for any help. This is a very sad part of it. Secondly, as we have been talking about legalities, I would like the lawyers who are there eminently, of course, Frida hasn't joined, but can this be challenged? Can there be a review petition put to the Supreme Court to open this and see and ensure that these chaps go back to jail? Because that is the first thing which will bring back the confidence of the minority. And again, blaming, as everybody said, the Indian National Congress is not the answer, because they have been trying to unite everybody. Whereas these chaps who are in position are trying to divide all of us. And the number of divisions they have created is enough to keep them in seat for many years to come. So as Mr. Rahil said, that unless there is unity among all, and if there is a focus, leave out the plus minus, look at the larger picture. Who is ready to deliver today? Who is ready to stand up to this nonsense? Do we want a fascist rule for years to come? It's not going to end in 2024. I'm very clear on that. Unless and until the people of India unite and understand their responsibility, that it is not just having a government which is polarizing people and spreading venom in the minds of youngsters. What do the young people know today other than WhatsApp University? They are being misled. You ill-treat the first Prime Minister of India. Not that it's going to affect him. His stature is so big that all these things doesn't work against him. But you're trying to teach the youngsters that there was no such person, or he did nothing, or only 1 or 2 selective people did it. And again, giving importance only to the Gujarat lobby in any form, whether it's the industrial, hum do hamare do, or whether it is even the politicians only from Gujarat. But Gujarat is showing a very bad picture to the nation. And as the others said, that once this becomes a precedent, it will be giving a free hand to the elements who are let loose by RSS and the Sangh Parivar. And then India will be in a very bad shape. It's time that we all unite to stop this nonsense, and somehow a review petition in the Supreme Court has to be done. Whatever it takes, I'm sure, whether the contribution of any kind from anybody, I think people will be ready to do. But there has to be a review petition so that the Supreme Court judges, as you rightly said, are sitting there and watching. But it's the time for them to act. It's enough has been done and said, but now it's time for action. That's all I have to say. Thank you. Thank you so much. I can see Shakti ji, क्या आप अपना कैमरा ऑन करेंगे और अनम्यूट करके आप कहना चाहेंगे कुछ? I was in a get together, but I've been listening जब से शुरू तब से मैं सुन रहा हूँ इसको. काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट है ये. हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर कमलेश कुमार तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, एंड जो विधि कांग्रेस जो हमारी इसके हम सारे मेंबर हैं उसके जिला अध्यक्ष भी हैं. सो व्हाट वील डू, हम ये प्रपोज करें कल हम एक मीटिंग करते हैं
और किस तरीके से, बिकॉज इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, लीगली तो बड़ा अनसाउंड डिसीजन है ये, और ये डिसीजन जो है स्टैंड कर ही नहीं पाया कोर्ट के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली एब्नॉक्शियस डिसीजन। तो मैं ये चाहूंगा मैम कि इसमें हम लोग स्पेशली मीटिंग, बिकॉज आई बीन, मैं इसको जितना मैंने सुना अब तक, तो ये बड़ा संजीदा इशू है, इसको उठाना बहुत जरूरी है। तो मैम अगर मैं रिक्वेस्ट में मिस्टर के तिवारी अगर है वहां पर, वो कुछ इस बारे में बताएं कि कमलेश साहब कल हम इस पे विधि कांग्रेस और मैं हमारे साथ और जुड़े हैं, सचिन भाई जुड़े हैं नैनीताल से, कल हम सब लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जो हमारे वकीलों की मीटिंग है जो विधि कांग्रेस के, और फिर हम इसको परस्यू करते हैं लीगली, क्या इसके रिपरकशन किस तरीके से हम इसको करें, एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइल अ रिप्रेजेंटेशन। तो मैम अगर आप कमलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, मैं तो उनसे भी बात करती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर हूँ अभी, तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट आई एम लिसनिंग। ये बहुत संजीदा इशू है, एंड दिस इशू नीड्स अ redress सडनली। So I hope that we will be able to take some legal action also, and I am always there. आपको पता है कि अगर मेरा contribution जिस भी रोल में हो सके, I am there. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी। आप एडवोकेट हैं नैनीताल से। सरफराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत सुजाता जी। मेरा कहना तो ये है कि जो ये रेमिशन पॉलिसी है, ये सिर्फ बिल्किस बानो के रेपिस्ट के लिए ही क्यों है? क्यों ना इस देश में रेमिशन पॉलिसी को आम कर दिया जाए और हर उस कैदी को छोड़ दिया जाए जो रेप एक्यूज्ड है? सिर्फ बिल्किस बानो के रेपिस्ट को ही रेमिशन पॉलिसी के तहत क्यों छोड़ा जा रहा है? इस देश की जो जेलें हैं वो सब ओवरफ्लो हो रही हैं। ऐसी पॉलिसी लाइए देश के अंदर, ये सरकार ऐसी पॉलिसी लाए, बीजेपी, मोदी, अमित शाह ऐसी पॉलिसी लाएं कि हर उस कैदी को छोड़ दिया जाए जो रेप एक्यूज्ड है, जो ज्यादा दिन से जेल में है? ये सिर्फ माइनॉरिटीज के एक्यूज्ड को ही क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल ये है। और ये इस सरकार में क्यों हो रहा है? चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो जुनैद हो, चाहे रकबर खान हो, चाहे पहलू खान हो, सबके दोषियों को कोर्ट जमानत दे रहा है। बीजेपी की सरकार जो आरोपी हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। कल मैं राजस्थान के एक एमएलए की, पूर्व एमएलए की एक बाइट सुन रहा था, जिसमें कि रकबर खान और पहलू खान के हत्यारों के वो पक्ष में अपनी बात रख रहा था कि हमने तो पांच को मार दिया है, हमारा तो सिर्फ एक मारा है। बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी पूरी चर्चा को सुनने के बाद में मुझे लगा कि जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था बिल्किस बानो में 2008 में आया था, जिसमें कि उनकी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसके बाद में 2017 में उस जजमेंट को बरकरार रखा बॉम्बे हाई कोर्ट ने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि 50 लाख की आप उसको कंपनसेशन दीजिए, लेकिन 15 अगस्त 2022 को जो जजमेंट आया है, जिस वक्त मोदी जी लाल किले की वहां से भाषण दे रहे थे कि नारियों का सम्मान होना चाहिए, उसी वक्त दूसरी तरफ जी, आपकी आवाज चली गई है, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पर I can see the anguish and the anger which is simmering inside people, because especially the minorities who feel that they are being selectively targeted, which is really really sad. सचिन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपना कैमरा ऑन करना चाहेंगे? एडवोकेट सचिन। यस जी जी जी। जैसा कि अभी शक्ति सिंह जी ने कहा है कि इसके बारे में हम लोग कल एक मीटिंग अपनी जो है रखते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं। मैं जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से मैं सभी लोगों को सुन रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि अकेले अगर बिल्किस बानो को ही देखें को ही देख करके हमें नहीं चलना है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो है एक्यूज हैं जिनको छोड़ा गया है। तो इस बारे में हम जो है कल अपनी एक मीटिंग करते हैं जिलाध्यक्ष अपने कमलेश तिवारी जी के साथ, और फिर और बेटर जो है इससे हम अच्छा सेशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी जितने भी व्यक्ति जो है हमारे साथियों ने बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जी कमलेश तिवारी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने कैमरे को अगर ऑन करके
और अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। कमलेश तिवारी जी, एडवोकेट हाँ तिवारी हेलो, जी। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है हाँ नमस्कार मैम। जी, नमस्कार जी। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। और मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने एक नया स्लोगन जारी कर दिया है कि बलात्कारियों खूब बलात्कार करो, हत्याएं करो, महिलाओं के साथ बलात्कार करो, बच्चियों के साथ बलात्कार करो, उनकी हत्याएं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि बिल्किस बानो वाले केस को देखकर तो यही लग रहा है कि भाजपा का नया स्लोगन है। अगर भाजपा अपने कार्य प्रणाली या जो कहती है हमने रोजगार दिए हैं और कई चीजें कहती है जो गुजरात के लिए, अगर उसने इस बातों पे इलेक्शन में आना होता तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब वो पूरा फेलियर है उस गवर्नमेंट का। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे शर्मनाक मुझे इसमें क्या लगा कि महिलाएं एक महिला के बलात्कारी एक बच्ची के हत्यारों का तिलक लगाकर स्वागत कर रही हैं। कितना शर्मनाक है ये दृश्य। देखते ही आंख सिहर, एक शरीर में सिहरन उठती है कि एक महिलाएं बलात्कारियों का स्वागत कर रही हैं। क्या कहेंगी अपने घर जाके अपने बच्चों को कि हमने बलात्कारियों का स्वागत किया, तिलक लगा स्वागत किया, उनका वीर गाथाएं सुनाएंगे घर जाकर? अपने बच्चों से भी कहेंगे बलात्कारी बनो, हत्यारे बनो? तो ये इतना शर्मनाक है मैडम कि मैं इसमें बयान नहीं कर सकता हूँ। और बिल्किस बानो जी के साथ हम पूरे साथ हैं। इसमें हमें जो भी कानूनी कार्रवाई कानूनी करनी पड़ेगी हम उसे करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें एक मेरा तो मानना है कि प्रत्यावेदन दें आगे, माननीय राष्ट्रपति जी को प्रत्यावेदन दें, सीजेआई को प्रत्यावेदन दें और बिल्किस बानो जी को अपनी मदद भेजें। उनको बताएं, कानूनी उनको सहायता प्रदान करें कि उनको आगे क्या करना चाहिए, किस सक्षम न्यायालय में इसके खिलाफ उनको याचिका दाखिल करनी चाहिए। और मेरा मानना है अगर सक्षम न्यायालय में याचिका जाएगी तो जरूर बिल्किस बानो जी को न्याय मिलेगा। बाकी अगर जो भी सब लोग कह रहे हैं, एक हम अपनी मीटिंग कल को करके इसमें जो भी आगे की रणनीति है उसको विस्तार से चर्चा करके और सभी लोगों को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और जो भी बातें होंगी डिस्कशन होगा उसके अनुरूप आगे कार्य किया जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद एडवोकेट कमलेश तिवारी दा, जी। मैम एक मिनट, इफ आई कैन कम इन। कमलेश दा, मैं ये कह रहा था कल हम कांग्रेस भवन नैनीताल में ना, कल हम सबको बुला के इस पे चर्चा तो करें एटलीस्ट, क्योंकि बात तो बहुत शर्मनाक है। कल हम नैनीताल कांग्रेस भवन में सबको बुला के चर्चा करें ना इस पे। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। और वो जो भी हम डिसीजन वो हम मैम मतलब तक भी पहुंचा देंगे जितने भी लोग हैं। तो मैं बस मैं यही कह रहा था। तो आप एक इसमें कल के लिए आपने तैयारी कर लो और सबको इन्फॉर्म कर दो। जी जी। और मैं रिक्वेस्ट सबसे ये करूंगा, जितने भी ऑनरेबल हमारे आज जितने भी लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग भी चुने तो जो हम कार्रवाई 1-2 दिन में हम लोग कर देंगे और उसका हम अवगत कराएंगे, तो हम करेंगे सेशन हम और भी कर देंगे। सुराता मैम की सेशन हम और कर लेंगे। बिल्कुल, मैं सबको मैसेज भेज दूंगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं शक्ति जी। अभी कुछ लोग लीव कर चुके हैं मीटिंग, मगर बहुत लोग थे। मैं आमगौत वेंकटेश पवार जी के पास जाना चाहती हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस होल थिंग? आई नो एवरीबडी इज वेरी वेरी troubled, you know, about it, but आप क्या कहना चाहेंगे? What would you like to say? Madam, And where are you from, Mr. Pawar? Hyderabad, तेलंगाना। From तेलंगाना, जी। ये पूरा प्लान है बीजेपी का रिलीज करने के लिए। ऐसा बोले तो एक कमिटी फॉर्म करे थे, गुजरात गवर्नमेंट सपोर्ट रह के कमिटी फॉर्म करे तो कमिटी में गोधरा कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुजल मैत्रा, आपको मालूम है, पता है पूरा, और बीजेपी एमएलए 2 जने थे कमिटी में, सीके राहुल जी, श्रीमती सुमन चौहान। और एक कमिटी में बीजेपी कार्यकर्ता भी 2 जने थे, वो गोधरा म्युनिसिपल एक्स काउंसलर मुरली मुलचंदानी और एक कार्यकर्ता है बीजेपी महिला वर्कर, उसका नाम स्नेहा बेन भाटिया। ये 2002 में ये घटना हुई थी, जबका सरकार बीजेपी का थी। एक कमिटी फॉर्म करी थी, अब सेंट्रल में बीजेपी सरकार ही है, गुजरात में बीजेपी सरकार है। ये कमिटी क्या सिफारिश करी थी, ये लोगों को
हार छोड़ देना। गुजरात गवर्नमेंट जब भी क्या करती, एक कमिटी ऐसा रिपोर्ट दिए बोल के सेंट्रल को बोली थी, और सेंट्रल क्या डायरेक्शन दिए थे, छोड़ दो अभी। ये लोग ऐसे छोड़ दिए, बाहर आए। ये घटना में ये पूरा क्या सेंट्रल स्टेट पूरा दो मिलकर ये पूरा ड्रामा प्ले करे थे। ये एक ही घटना रही है। ऐसा घटन वो 2002 में ये नोएडा नरोडा पाटिया वो जगह में हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। अपन गूगल में चेक करें तो भी बहुत ऐसा घटने के बारे में बहुत निकलेगा। ये देश में क्या है अभी चल रहे, ये सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर बोलता है। कांग्रेस लोग ही हर माइनॉरिटी के बारे में आवाज उठाता है, हम उठाता है। कांग्रेस में है सो हिंदू लोग उठाता है। कौन बोलता है ये कांग्रेस सेक्युलर है तो कंट्री अपन आवाज उठाता है। बीजेपी क्या बोलती है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कर रहे थे। अगर एक बार ये देश हिंदू राष्ट्र बन गई तो जब क्या बोलते हैं बीजेपी लोग, तुम एससी हो, तुम एससी है, तुम बीसी है, तुम नीचे चलो, मनोवाद इंप्लीमेंट करती है। ये क्या चल रहे देश में? आपके जैसा एक महिला, एक माँ जैसी, तुम सबका माँ है, एक रास्ता बता रही। आज इतना लोग है, बाकी का लोग बहुत जने कोशिश है बात करने के लिए। मैं 2-3 बार अभी जब तक मैं सोचा था, कल ग्रुप में देखा और एक 10 जने बंदे लोग आके मेरे को फैसिलिटेट करे थे। जब तक मैं याद आ गया, अरे 8 हो गए, बन गए, मैं एक रूम में आगे बैठ के हूँ। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कल से एक स्टडी करा। मैं सोचता हूँ कि टाइम भी नहीं है, मगर ये चर्चा शुरू होना, ये चर्चा तुम 2 दिन करते, 3 दिन करते, 4 दिन करते, 5 दिन करते, ये चालू होना आपके इंस्पिरेशन लेके। और अपन महिला लोग है, अच्छा इंटेलेक्चुअल्स है, एडवोकेट्स है, संघ संस्कृत है, बहुत जने आपके लिए इंस्पिरेशन जेंट्स भी लेते हैं, लेना चाहिए। ये बड़ी होना चाहिए, देश के बारे में ये आंदोलन बड़ी होना चाहिए। ये एक ही जगह का नहीं, हर देश में हो रहे। ये बीजेपी क्या करे, हाथरस में ये घटना हुई थी, कौन सपोर्ट करे? बीजेपी करे। उन्नाव में घटना हुए, रेपिस्ट को बीजेपी सपोर्ट करे। कल वो रेपिस्ट बाहर आए तो बीजेपी लोग सपोर्ट करता है। रेपिस्ट को बलात्कार कौन कर रहा है, वो लोगों को पूरा बीजेपी सपोर्ट करता है। आपन नहीं सपोर्ट करा। जब हुई थी निर्भया घटन, तो घटन में कांग्रेस पार्टी किसी को भी नहीं सपोर्ट करे। आज निर्भया एक्ट कांग्रेस पार्टी लाई थी, अच्छा एक्ट लाई तो पूरा अमेंडमेंट चेंज करके पूरा खराब कर रही है। ये मेरा थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच। आपने इसको पूरा स्टडी भी किया है, वो भी दिख रहा है। और आप जैसा कह रहे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और अगर हम में से कुछ लोग भी और आगे इस बात को बढ़ा सके तो मुझे लगता है कि हम अपने मकसद में आगे बढ़ेंगे। कामयाब तो नहीं हुए, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई को सिर्फ बिल्किस बानो तक हम नहीं रोकेंगे, इसको आगे लेकर जाना है। शिव शारदा जी, वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ? अपना कैमरा ऑन करना चाहेंगे आप, अगर आप कुछ कहना चाहें? जी शिव शारदा जी, आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी। मैं राजस्थान से हूँ और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम पिछले सेशन में भी मिले थे, और प्रीवियसली भी मैं उत्तराखंड का जब इलेक्शन था तो शक्ति भाई और जो ये निधि कांग्रेस का जो ग्रुप है, दे ऑर्गेनाइज दिस जूम मीटिंग्स, तो हम पहले भी मिले हैं मैडम। थैंक यू फॉर organizing the second session of on this issue, and this is very serious issue, and I really appreciate जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट जुड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं। हमने पिछली बार भी बात की थी कि भाई ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हम जिस बात को बार बार हम कोशिश कर रहे हैं करने की, तो उसमें मेरा ये मानना है कि एक तो बात ये क्लियर है कि सोशल मीडिया पर जो हमने इस लड़ाई को शुरू किया, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो पाई है। एक अभी सिंह सर बोल भी रहे थे, एंड दैट इज वेरी गुड पॉइंट टू कनेक्ट विथ। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू इट। दिस इज नॉट द फर्स्ट केस, many cases already happen, and this is also an unfortunate,
एंड आगे भी ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये फासिस्ट रिजीम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉप होने वाला नहीं है। सो हियर आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि वी नीड टू लुक इनटू इट, हाउ टू कम यूनाइटेडली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज सोशल मीडिया का आज बहुत पावर है। और जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो आज 100% कैप्चर्ड है। द इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, जो हमें हेल्प करते हैं हमारी आवाज को जनता के सामने लाने के लिए, तो देयर वी आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट। एंड जो इम्पैक्ट हमारा जो डिस्कशन है अपोजिशन का, एज इन कांग्रेस पार्टी, आई एम सपोर्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी, सो वी आर नॉट गेटिंग दैट इम्पैक्ट। एंड उसका एक रिवर्स एक्शन ये आ रहा है कि एक फेक नैरेटिव जिसका डिस्कशन है कि भाई अपोजिशंस कहाँ हैं, के सो उसमें हमें ट्रैप किया जा रहा है। एंड बिल्किस बानो के केस में भी प्रीवियसली जो हमने अटेंड किया था जूम मीटिंग, उसमें हमारे ही एक मेंबर सर ने पूछा कि कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज। तो मैंने उस टाइम भी यही बात कही थी कि ऑफ कोर्स हम जो आवाज उठा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो उसमें हमें भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। दैट इज वन। सेकेंडली, हमारे जो सपोर्टर्स और जो इस सेम कॉज को जो फील कर रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट गुड एंड दे वांटेड टू रेज देयर वॉइस, दे आल्सो नीड टू इक्वली लुक इनटू इट कि डिफरेंट मेथड हैं। बिकॉज आप सोच रहे हैं कि टीवी के माध्यम से या कोई अदर जो प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया से यू विल गेट द बेटर रिपोर्ट्स। नो, सो वी नीड टू बी न मीडिया बाय अवरसेल्फ। हमें खुद मीडिया बनना होगा और ये तालाब जो खराब इन्होंने किया है उसमें खुद उतरना होगा साफ करने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि हम ऊपर बैठ करके इस तालाब को साफ कर लेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो हम बेसिकली देखिए, कांग्रेस आइडियोलॉजिकली वी आर कमिटेड एंड वी आर सेक्युलर, प्रोग्रेसिव एंड डेवलपिंग नेशन चाहते हैं, जो हमारा प्रॉस्पेर कंट्री है, और हम सबको साथ में लेके आगे चलना चाहते हैं। तो इट्स बेसिकली एन काइंड ऑफ द ट्रैक, जो जैसे रेलवे की पटरियां होती है, दोनों चलती है साथ में, मिलती नहीं है। सो इट्स अ टाइम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉलिटिक्स इज चेंज्ड। तो आप अगर डायनामिक्स देखेंगे पॉलिटिक्स का, तो प्रीवियसली वाज डिफरेंट एंड करंट पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें इस तालाब में उतरना होगा, लेकिन हमें इन पटरियों को पैरेलली आगे बढ़ाना है। तो जो ये मुद्दे हैं उन पे भी काम करना है, और साथ साथ में जो जनता के, आम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो करप्शंस है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, जो आज हमारे देश को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है एक तरीके। तो एक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जो हो रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स जो हो रही है, हेट्रेड जो फैलाया जा रहा है, एंड उसको भी हमें लड़ना है। तो ये दो चीजें हैं जिनको हमें पैरेलली आगे बढ़ाना है, और इसी से ही हम इस लड़ाई को सब मिलके ही जीत पाएंगे। और थर्डली, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यूनाइटेड अपोजिशंस का मतलब ये है कि आप और हम ये देखें कि कौन सी पार्टियां हैं जो हमारे साथ है एज एन यूपीए। सो वी मस्ट स्टैंड विद दैट। वी शुड नॉट ऑलवेज, हम ट्विटर में ट्वीट को कभी भी, जैसे आज हमने देखा कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो सॉफ्ट जर्नलिस्ट बोलूंगा, वो कभी इधर ट्वीट करते हैं, कभी उधर ट्वीट करते हैं, और हम उनको रीट्वीट एंड आगे भी बढ़ाते हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट एंड वी नीड टू बी क्लियरली सेज दैट नो मीन्स नो। लाइक अरविंद केजरीवाल जी का है, मेरा क्लियर स्टैंड है, इज डिजास्टर फॉर आवर कंट्री, इज दिस आम आदमी पार्टी इज बेसिकली डिजास्टर। मैंने ट्वीट्स भी किए हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? जब कंट्री में प्रॉब्लम्स होती है, जब हमारे देश के नागरिकों के साथ प्रॉब्लम होती है, दे आर कमिंग फ्रॉम विचएवर, माइनॉरिटी के लिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी, तो आप उस टाइम आपके मुंह में दही जम जाता है, और आप गुजरात में खड़े होकर के कहते हो हम हमारे अध्यापकों को सिंगापुर लेके जाएंगे, और यहाँ पर आप एक शब्द नहीं कह पाते हो। जब दिल्ली में केस होते हैं तो आप खड़े नहीं होते हो दंगों में, जब फार्मर्स के साथ इश्यू होता है तो आप सबसे पहले नोटिफाई करते हो। तो यू डोंट हैव एन आइडियोलॉजी, एंड आप वोट कटवा पार्टी हैं। यू आर एन बेसिकली केम हियर टू द डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो मैंने ये इसके लिए कहा है स्पेसिफिकली कि इनको बेनकाब करना, आइडेंटिफाई करना, और बिना बेझिझक एक्सपोज करो, नो प्रॉब्लम।
और जो है कांग्रेस है, हम उसके लिए कमिटेड हैं। सो कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो दीज 3 थिंग्स आर देयर एंड दिस केस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड हमने इसके बारे में आज यहाँ पर बात की है, क्लब हाउसेज और में भी बात की है, ट्विटर पर भी बात की है। लेकिन मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो अभी इतना सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, दैट टाइम इनको सबको लगा था कि कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि इनको वापस लेना होगा ये फार्मर्स बिल्स के। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन में अपने आप को कहते हैं और खड़े नहीं होते हैं अपोजिशन के साथ में। उन्होंने नोटिफाई किया इस बिल को, और इस बात को हमें जनता तक बताना होगा कि व्हाट स्टैंड दे होल्ड। शिव भाई, किसने नोटिफाई किया? कौन सी गवर्नमेंट ने? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम कहाँ आदमी पे? पार्टी दिल्ली में उन्होंने अप्रूव किया इसको। यस, उन्होंने नोटिफाई किया, और बाद में हमारी आईवाईसी की टीम ने जो मदद की और सब की, उसको वो कैप्चर्ड किया। इट्स काइंड ऑफ द देयर वर्किंग इज लाइक एन काइंड ऑफ द सेकंड मोदी, छोटा मोदी। तो मोदी जी ने जो 10 साल में किया है ना, ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन दैट सेम लाइन। तो देश 10 साल भुगत चुका है और 10 साल भुगतेगा आगे। तो ऐसा न होना पाए, एंड कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। सो नहीं, ऐसा होगा नहीं, नहीं, ऐसा होगा बिल्कुल नहीं नहीं, होगा। क्योंकि देखिए बट हम इनको पहचान हमारी चुके हैं। जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को सबके सामने लेके आए और बिल्कुल खुल के बिल्कुल। कहें कि कांग्रेस यूनाइटेड है। कांग्रेस सभी अपोजिशन पार्टी को रिस्पेक्ट करते हुए यूपीए के साथ में एक अच्छा अल्टरनेटिव सबको दे रही है, देने के लिए तैयार है। जो ये बिल्कुल। सवाल पूछा जाता है ना कि कांग्रेस के पास है क्या, तो कांग्रेस इज इन फ्रंट, यूपीए फ्रंट, and we are here to support our country with an ideologically committed and committed for the citizen of the India, no compromisations। तो हम एक प्रॉपर एंड एक गुड अल्टरनेटिव हैं, न कि हम एक टाइम पास यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। सो दैट इज माय पॉइंट। थैंक यू सुजाता जी, जय हिंद। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बोली आज। क्योंकि समय ज्यादा हो गया, इस पे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आप मेरी उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आम आदमी पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस की जगह दी जा रही है वो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी को लाया ही भाजपा के द्वारा है। आप अगर आज देखेंगे, हम उनके ट्रैप में अभी भी गिर रहे हैं। जब फ्री बीज के डिबेट हो रहे हैं इसके पहले के, और ये मैं सेंटर तक इस बात को पहुंचा चुकी हूँ कि मैं एक डिबेट पे गई और मैंने क्या नोटिस किया कि पंजाब में, आप जानते हैं पंजाब में भाजपा कहीं नहीं है, लेकिन उस डिबेट में मैंने देखा अकाली दल, भाजपा और आम आदमी पार्टी। चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं जुड़ पाई होगी। मगर उसके बाद मैंने उसी चैनल पर इंडिया अहेड पे देखा कि एक फिर मेरी डिबेट थी, तो मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, आप मुझे बताइए, भाजपा वहां पे बिल्कुल भी मतलब ऑपोजिशन में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन है, और कांग्रेस पार्टी की जगह अगर आप किसी और को लेना चाहते हैं तो अकाली दल। फिर मैं एक दूसरे चैनल पे गई, CNN न्यूज 18, और वहां पे भी मेरे पहले जो डिबेट चल रही थी, मेरा दिमाग उस वक्त खटकना शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी और भाजपा बैठी हुई थी, डिबेट कर रही थी पंजाब के मुद्दे पे। कौन सा मुद्दा? मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला की हत्या। सिद्धू मूसेवाला जो कांग्रेस का कैंडिडेट था और कांग्रेस का प्रवक्ता, उस डिबेट में नहीं था। फिर मैंने और डिबेट्स उनकी चेक करी CNN न्यूज 18 के थ्रू आउट द डे, क्योंकि उस दिन वो बहुत बड़ा मुद्दा था। उसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा, सिर्फ ये दो थे, कांग्रेस पार्टी नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के बारे में जिसकी हत्या हुई थी बात करी जा रही थी। उसके बाद मैं NDTV पे थी। NDTV पे मेरे मतलब जो, फिर मैंने जब मैं वो उसकी कटिंग निकालने के लिए लाइव को चेक कर रही थी, तो आगे पीछे करा मैंने, तो आई स्टॉप्ड एंड आई फाउंड कि गरबे पर GST पर डिबेट हो रही थी गुजरात के ऊपर, और उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी थी। आम आदमी पार्टी ने अभी तक कितने विधायक दिए गुजरात को, सोचने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी नहीं थी। फिर ऐसे ही इंडिया टुडे पे एक डिबेट थी, शिवकांत, व्हाटएवर हिज नेम इज, दैट शिवकांत त्यागी, और उस डिबेट में somebody called me up कि I'm going on this debate, so let's discuss the matter. So we discussed it, and after that that person told me कि मेरे को मना कर दिया उन्होंने कहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा रहेगी।
आप समझ रहे हैं ये खेल। और आज जब हम फ्रीबीज वाले खेल में जा रहे हैं ना, आप देखोगे कि पूरा का पूरा नैरेटिव इस वक्त फ्रीबीज में आम आदमी पार्टी, मतलब वो जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग में बैठाना कि आम आदमी पार्टी इज एन ऑल्टरनेट। तो ये बात को समझना जरूरी है कि जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा। ये नहीं है कि भाजपा के ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी दिख रही है, एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी की जगह को दिलवाती हुई आम आदमी पार्टी को भाजपा मुझे दिख रही है। और मुझे तो, मेरी तो मछली की आंख है, मुझे बस एक ही चीज दिख रही है कि भाजपा क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी को वो लाने की कोशिश कर रही है हमारी जगह पर। तो मैं मतलब इस पर मैंने वीडियो इसीलिए बनाई भी है, इस बात को आगे पहुंचाई भी है, पर मैं देख रही हूँ कि हम फिर भी इस पूरे गेम में घिरते जा रहे हैं। हम वी आर प्लेइंग यू नो ऑन देयर पिच, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट। इस मुद्दे पे हमें तो ये कहना चाहिए कि हमें मतलब डिबेट में किसी तरह से उसको अपनी तरफ करना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज है। बुशराज आईफोन पर आप जुड़े हुए हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और कहाँ से जुड़े हैं आप? जी। I'm sorry, I've got some speech problem. You will have to, concentrate on what I'm saying. My name is Maqbul Makki. I'm from Hyderabad. Thank you very much, Ms. Sujata, for convening this meeting. Actually, coming back to the main topic of Bilkis Bano, this what I have understood, this is an executive order. Can't this executive order be challenged in Supreme Court or High Court? Number one. Number two is 5 out of 10 members of the board which has recommended the state government are BJP members, and 2 of them are BJP MLAs. One of them, Raoji, the MLA, he said, हम नहीं जानते कि 11 convicted ने crime किया भी या नहीं, फंसाया गया था। तो वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। Such biased decisions we have never seen in our lives. I would rather say this, it is the most biased just because she was a Muslim. Doesn't matter if 14 members of her family were killed before her eyes. It doesn't matter if she, despite a 5-month pregnant, raped by many men. It doesn't matter if her 3-year-old daughter was crushed to death. It doesn't matter if her pregnant sister, mother, and other women were gang raped and murdered before her eyes. This is the most horrendous and deliberately done act by the fascist government. Shame on the women members of assemblies and parliament, barring very few, for their silence. What would they do if the same had happened to them or to their dear ones? The order of remission will set a very bad precedence for other states also. Will not other state governments do the same to get their friends released on the same pretext? This is mine. The main thing is that why all this has happened? What is the purpose of getting them released? This is a very big question. Of course, we know that they have been released because they are the BJP members and the BJP followers, and BJP or Narendra Modi or Amit Shah, they don't want, they really want such soldiers for them to create problems in the society and to polarize
the voters. This is my submission, ma'am. Thank you so much, and I really appreciate what you said. And I think all of us are on the same page with you, and we agree to every bit that you have said. Thank you so much for joining in today. And Rita Kurian ji, I can see that you're also there. Would you like to switch on your camera and unmute yourself so that we can have your opinion on this as well? Rita Kurian ji, would you like to speak? Maybe she wouldn't want to be speaking, but definitely, I really appreciate all of you joining us. And Shakti ji, is there something that you would like to add? आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि अब बहुत लंबा हो गया तो इसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, और कल फिर से हम लोग अवश्य जुड़ेंगे और इस पर फिर बात करेंगे। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगली बार जब हम जुड़े तो आप में से जो लोग अपने नंबर्स देना चाहे ताकि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सके, ताकि इट विल बी इजी कि आपको मैसेज करा जा सके और आप जुड़ सके, क्योंकि इस विषय को यहीं पे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप लोग भी अगर चाहे सोशल मीडिया पे इस प्रकार से कोई मीटिंग करना चाहें या कर सके या आसपास के लोगों के साथ बातचीत कर सके, आई थिंक इट विल रियली गो अ लॉन्ग वे इन in making sure that all our energies get together, we synergize and achieve what we want to, and that is the rule of law in this country. Rule of law ना तो बुलडोजर से आएगा, rule of law ना तो किसी और तरीके से आ सकता है। rule of law अगर आ सकता है तो केवल कानून के दायरे में रहकर ही आ सकता है, और वो मुझे नहीं लगता कि आज की हमारी जो सरकार है वो इसके बारे में सोचती भी है या इस विषय में कुछ करना भी चाहती है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि हमने जो ये मुहिम छेड़ी है हम अवश्य इसको आगे बढ़ा पाएंगे, और ना केवल इसको आगे बढ़ा पाएंगे बल्कि मैं ये कहूंगी कि हम किसी तरीके से ये दबाव बना पाएंगे, अपनी बात को बता पाएंगे सरकार को, ताकि वो पीछे हटे, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में लोग आगे और तंत्र यानी कि सरकार पीछे, जनतंत्र में जन आगे और तंत्र यानी कि सरकार पीछे, प्रजातंत्र में प्रजा आगे और तंत्र पीछे। तो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार को ये बात समझ में आएगी और वो लोगों की भावनाओं को समझेगी। अपनी राजनीति वो करती रहे, लेकिन कम से कम अब सरकार चेते, क्योंकि जनता जाग रही है और जनता को जगाने का काम हम करेंगे। हम इसे अपना धर्म, अपने संस्कार और अपना सब कुछ समझते हैं, क्योंकि हम भारत को अपना समझते हैं। हम सब भारत है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, और जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अपनी बातों को हम और आगे बढ़ा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।